गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है ब्रूटली ऑनेस्ट। आपने देखा होगा मैं पिछले कई महीनों से आपको खास तौर पे भारत का जो फ्रीडम मूवमेंट था और जो विथ फोकसिंग ऑन बंगाल, मैं आपको छोटे छोटे किस्से कहानियाँ उसके बता रहा हूँ क्योंकि ये किसी को पढ़ाया नहीं जाता है। मैंने आपको टू नेशन थ्योरी के बारे में बताया या मैंने इतनी सारी राइट्स हुई। प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज जो हिंदू कम्युनिटी का है वो ये है कि उनको खुद ही अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है, और क्योंकि स्कूल कॉलेज में कोई पढ़ाता नहीं है और इंटेलेक्चुअल्स लिखते नहीं हैं। अर्बन नेक्सल्स आपको हमेशा उल्टी कहानी सुनाते हैं। इसलिए मैंने ये बीड़ा अपने सर पे उठाया कि जो मेरी फिल्म है द डेली फाइल्स, उसको जो हम 4-5 साल से रिसर्च कर रहे हैं, जो कुछ भी हमको रिवील हो रहा है, मैं चाहता हूँ वो आपके साथ मैं फिल्म आने के पहले ही शेयर करूँ। उसमें सारा तो नहीं पर जितना संभव है मैं करूँ, ताकि आपके अंदर भी एक एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो कि आज जो कुछ भी हमारे देश में क्लेश होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कम्युनल वायलेंस होती है, उसकी हिस्ट्री कहाँ से चल के आ रही है, ताकि आप अपने बच्चों को, आगे आने वाली जनरेशन को सावधान कर सकें और इससे सीख सकें। मैंने आपको लाल बहादुर शास्त्री का सत्य ताशकंद फाइल्स में बताया, मैंने आपको कश्मीर की कहानी कश्मीर फाइल्स में बताई, और अब दिल्ली फाइल्स में मैं आपको भारत के फ्रीडम की जो असली कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट जो था, कम्युनल वायलेंस थी, उसका सत्य आप तक लेके आऊँ। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे आंदोलन के बारे में बताऊंगा जिसने भारतीय इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को एक नई दिशा दी और उसकी दशा बदल दी। यानी 1905 का बंगाल विभाजन और उससे उठी स्वदेशी आंदोलन की लहर, मैं इसके बारे में बताऊंगा। इस घटना ने ब्रिटिश रूल को चुनौती देने के लिए भारतीयों को एकजुट किया और भारत के फ्रीडम मूवमेंट में एक ऐसा उत्साह और एक ऐसा एंथुजियाज्म फैला दिया कि घर घर से एक एक क्रांतिकारी निकलने लगा। दोस्तों, 1900 के दशक की शुरुआत में भारत पर ब्रिटिश एम्पायर का पूर्ण कंट्रोल हो चुका था। लोग ब्रिटिश राज के अंडर काम करने पर मजबूर थे और उनके सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स लगातार कुचले जा रहे थे। जगह जगह लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। अंग्रेजों ने डिवाइड और रूल की नीति के तहत भारतीय समाज में फूट डालने की कई कोशिशें की ताकि वे एकजुट होकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज न उठा सके। अंग्रेजों को इस बात का डर था कि अगर भारतीयों ने एकजुट होकर उनका विरोध किया तो उनका साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। इसी डर के चलते ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करने का प्रस्ताव रखा। उसका दावा था कि बंगाल बहुत बड़ा है और इसे एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से विभाजित किया जाना चाहिए, लेकिन इसके पीछे असलियत कुछ और थी। दोस्तों, बंगाल उस समय का सबसे बड़ा, सबसे प्रॉस्पेरस प्रोविंस था और कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भारत का कैपिटल था। ब्रिटिश सरकार को इस बात का एहसास हो चुका था कि बंगाल में नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी तेजी से फैल रही थी और ये नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी भी पैदा हुई थी एक रेनेसांस से, जिसको कल्चरल रेनेसांस बोलते हैं, जो कि बंगाल में हुआ था, जहाँ पे स्पिरिचुअल लेवल पे, लिटरेचर के लेवल पे, हिंदुज़म के लेवल पे, वेदांता के लेवल पे, पोइट्री के लेवल पे, सिनेमा के लेवल पे ऐसा विश्व का कोई डिसिप्लिन नहीं था जिस लेवल में एक नई क्रांति हो गई थी और जिसके कारण नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी इतनी मजबूत हो गई थी कि ब्रिटिश को लगा कि उनकी नींवें जो हैं वो धीरे धीरे कांपने लगी और कमज़ोर पड़ रही हैं, और उन्हें ये सोचा कि अगर इनको तोड़ा जाएगा, इस रेनेसांस से निकले हुए क्रांतिकारियों को, तो हम पूरी तरह से हुकूमत कर सकते हैं। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के 2 हिस्सों में बांट दिया। हिंदुओं का हिस्सा अलग, मुसलमानों का हिस्सा अलग। विभाजन के बाद बंगाल का एक हिस्सा हिंदू मेजॉरिटी और दूसरा हिस्सा मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि जो बंगाल में रहने वाले लोग थे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे दलित हो, वो एक ही आइडेंटिटी मानते थे और वो थी बंगला आइडेंटिटी, बंगाली होने की आइडेंटिटी। वहाँ पे लोग इस भेदभाव में नहीं थे कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। लेकिन इस फैसले का मुख्य उद्देश्य था धार्मिक आधार पर भारतीयों में फूट डालना और उनके बीच दूरी पैदा कर देना, ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ कभी एकजुट होकर लड़ न सके। और ब्रिटिशर्स इसमें काफ़ी हद तक
काफ़ी हद तक क्या पूर्ण रूप से सफल भी रहे। इस विभाजन के बाद, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के विभाजन के बाद, बंगाल के लोगों में गुस्सा और आक्रोश फूट गया। बंगाल के लोग ये समझ गए कि ये विभाजन केवल प्रशासनिक नहीं है, बल्कि इसमें धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने की मंशा छुपी है। विभाजन के बाद पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। कलकत्ता में हजारों लोग सड़क पर उतर आए और ब्रिटिश राज के इस निर्णय का खुल के विरोध किया। एक बात जो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल और श्री औरोबिंदो घोष, जिनको हम श्री औरोबिंदो ऋषि के नाम से जानते हैं, इन लोगों जैसे प्रमुख नेताओं ने इसका इतना जमकर विरोध किया, इतना शक्तिशाली इम्पैक्टफुल विरोध किया, और उन्होंने जनता जनार्दन को मजबूर कर दिया कि वो इसके खिलाफ खड़े हों। इसी दौरान बंगाली अखबारों ने भी इस विभाजन का जमकर विरोध किया, और आज के जो पत्रकार हैं, मीडिया में लोग हैं, इस बात को ध्यान से सुने कि उस वक्त श्री औरोबिंदो और पाल साहब लोगों ने मिलकर एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था वंदे मातरम। और अगर कोई जानना चाहता है कि एक सच्ची, अच्छी और ईमानदार और जोरदार पत्रकारिता क्या होती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब वंदे मातरम 2 वॉल्यूम में, उस वक्त जो जर्नलिज्म हुई उसके 2 वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं, जिसकी फ़ोटो मैंने अभी डाली है, आप उसको डेफिनेटली पढ़िए। आपको समझ में आएगा कि भारत की पत्रकारिता शायद विश्व की सबसे अच्छी पत्रकारिता में से एक थी, और आज की पत्रकारिता देखकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा। तो ये बंगाली अखबारों ने जब इस विभाजन का विरोध किया, खासतौर अमृत बाजार पत्रिका ने इसे भारतीय एकता को तोड़ने की कॉन्स्पिरेसी घोषित किया। इस पब्लिक आउटरीच ने ब्रिटिश रूल को भी हैरान कर दिया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि भारत में इस तरह का विद्रोह पैदा होगा, क्योंकि इस तरह का विरोध विश्व में पहले कभी कहीं देखा नहीं गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में एक नया आंदोलन शुरू हुआ, जिसे हम अब स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। स्वदेशी आंदोलन का मूल उद्देश्य था ब्रिटिश वस्त्रों, उनके अन्य सामानों का बॉयकॉट करना और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देना। इस आंदोलन में सिर्फ बंगाल के लोग ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लोग शामिल हुए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और श्री औरोबिंदो घोष जैसे नेताओं ने इसे एक मास मूवमेंट का रूप दे दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश रूल को आर्थिक चोट पहुंचाने का यही सबसे कारगर तरीका है। इसके पीछे मंशा ये थी कि अगर आपको एक सिस्टम को तोड़ना है तो उसकी जो बैकबोन होती है, इकोनॉमी, उसको तोड़ दो। स्वदेशी मूवमेंट ने लोगों में एक नई ऊर्जा ही नहीं भरी, बल्कि उनमें एक नया आत्मविश्वास पैदा किया और उनको ये सोचने पर मजबूर किया कि आत्मनिर्भरता का जिंदगी में क्या महत्व है। स्वदेशी आंदोलन के तहत ब्रिटिश कपड़ों, नमक, सिगरेट, जूतों, साबुन, हर चीज का बॉयकॉट किया गया। महिलाओं और बच्चों से लेकर बूढ़े लोग तक सभी ने विदेशी वस्त्रों का त्याग कर खादी जैसे स्वदेशी कपड़े पहनने शुरू किए। मेरे माता पिता जो जब बहुत यंग थे, उन्होंने भी बाहर अपने मोहल्ले के बाहर आग जला के अपने पूरे मोहल्ले के लोगों के कपड़े उसके अंदर जलाए, जिसके कारण मेरे माँ और पिता दोनों को जेल भी हुई। पूरे बंगाल में ब्रिटिश इंपोर्टेड गुड्स को होली दहन किया जाने लगा। स्टूडेंट्स ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी पूर्ण रूप से बॉयकॉट किया गया। इस आंदोलन ने इंडियन क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स को भी एक नई पहचान दी। शहरों में जगह जगह पर स्वदेशी स्टोर्स खोले गए जहां से भारतीय वस्तुएं बेची जाती थी। कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया और भारतीय ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन से बाकी भारतीयों को ये महसूस हुआ, ये एहसास हुआ कि वे अंग्रेजों के बिना भी आत्मनिर्भर रह सकते हैं। दोस्तों, इस आंदोलन में गुरुदेव यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बंगाल के लोगों को एकता का संदेश देने के लिए राखी बंधन का आयोजन किया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन के दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया और टैगोर के लीडरशिप में लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधकर एकता का संकल्प लिया। राखी बंधन का ये संदेश बहुत ही सिंबॉलिक था।
लोगों ने गंगा स्नान किया, शोक गीत गाए और वंदे मातरम के नारों से पूरा बंगाल गूंज उठा। इस दौरान स्वदेशी आंदोलन ने जनता के दिल में राष्ट्र प्रेम की भावना को और गहरा कर दिया। रुकिए, यहां मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आज बहुत सारे लोग, खास तौर पे कम्युनिस्ट, अर्बन नक्सल्स और मुस्लिम कम्युनिटी कहती है हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वंदे मातरम हिंदू शब्द है, हम भारत को अपनी माता नहीं मानते हैं। मैं आपसे कहता हूं ये ऐसी दलीलें सिर्फ मूर्ख लोग दे सकते हैं। ये बताइए, जिस वंदे मातरम मूवमेंट से हमको आज़ादी मिली, तो वो आज़ादी क्या सिर्फ हिंदुओं को मिली? अगर वो आज़ादी नहीं मिलती तो क्या कभी पाकिस्तान बन सकता था? अगर वो आज़ादी नहीं मिलती तो आज हिंदुस्तान में ओवैसी साहब जैसे लोग और ऊपर फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमार अब्दुल्ला जैसे लोग जो राजनीति करते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, क्या कभी बन सकते थे? क्या ये कम्युनिस्ट और अर्बन नक्सल लोग अपनी दुकानें चला सकते थे? तो फिर वंदे मातरम जिससे आपको आज़ादी मिली, उसको जो विरोध करता है वो अव्वल दर्जे का मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख व्यक्ति है। ऐसी मेरे ये अपने पर्सनल विचार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन धीरे धीरे बंगाल से निकलकर पूरे भारत में फैला। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में, लाला लाजपत राय ने पंजाब में, सीवाई चिंतामणि सर ने और मदन मोहन मालवीय जी ने दक्षिण भारत में इस आंदोलन को काफ़ी आगे बढ़ाया। इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर भी एक नई चेतना, नई उमंग, नया उत्साह भरा। कांग्रेस ने भी पहली बार खुलकर ब्रिटिश रूल का विरोध किया। मेरे गुरु, मेरे ऋषि श्री अरबिंदो घोष ने स्वराज की मांग उठाई और कहा कि ये ब्रिटिश शासन से मुक्ति का पहला कदम है। उन्होंने कहा कि स्वराज और स्वदेशी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और भारतीयों को अपने जीवन में इसे अपनाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत ज़्यादा क्रूर और कड़े कदम उठाए। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर लाठियां बरसाईं, नेताओं को गिरफ्तार किया, न्यूज़पेपर पर पाबंदी लगा दी गई, सेंसरशिप हो गई, प्रोटेस्टर्स को धमकियां दी गई और उनके बिजनेस इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने की पूरी शासकीय कोशिश की गई। पर इसके बावजूद इस आंदोलन की गति कभी भी धीमी नहीं पड़ी। 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स को लागू किया, जिसमें मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रावधान किया गया। इससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच दरार बढ़ने लगी। यही वो चाहते थे। ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीग को बढ़ावा देना शुरू किया ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कमज़ोर किया जा सके। इस नीति और प्रभाव का आगे चलकर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और भारतीय समाज में कम्युनलिज्म का बीज हमेशा के लिए बो दिया गया, जिसका वृक्ष अभी तक कम्युनल फल दे रहा है। दोस्तों, इस आंदोलन के दबाव के चलते 1911 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। ये उनकी मजबूरी थी और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया। वो भी, उसके पीछे की भी एक पॉलिटिक्स है जिसके बारे में मैं कभी और आपसे बात करूंगा, पर आपको एक हिंट देता हूं, क्योंकि जो पूरा रेनेसां मूवमेंट था ये बंगाल के हिंदू ब्राह्मण लोग चला रहे थे और सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी थे और ब्रिटेन इनसे बहुत डरता था। उसको लगा इनके प्रभाव को अगर कम करना है तो कलकत्ता से राजधानी को शिफ्ट कर दिया जाए, इसलिए राजधानी मूलतः शिफ्ट हुई थी। पर इस पर एक पूरा एपिसोड ज़रूर बनता है और मैं बनाऊंगा भी। दोस्तों, हालांकि विभाजन रद्द होने के बावजूद स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय जनता के दिलों में राष्ट्रीयता का एक बीज बो दिया। यह आंदोलन भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे बड़ा कदम था और आगे चलकर गांधी जी के लीडरशिप में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल का आधार बना। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस आंदोलन ने भारतीयों को आत्मनिर्भरता, एकता और ऑर्गेनाइज स्ट्रगल का वो लेसन सिखाया जो उसके बाद किसी ने नहीं सिखाया। यह आंदोलन आज भी हम सबको, खास तौर पर मैं अपनी बात तो कर ही सकता हूँ, बहुत इंस्पायर करता है। हम किसी भी इनजस्टिस का विरोध
किस तरह से एकजुट होकर, यूनाइट होकर, शांतिपूर्ण तरीके से, पर पूर्ण कन्विक्शन के साथ कर सकते हैं और विश्व की बड़ी से बड़ी ताकत को घुटने पर बैठा सकते हैं, ये इसका प्रमाण है। और इसका जन्म हुआ था बंगाल की पुण्य भूमि से। दोस्तों, मुझे ऐसा विश्वास है, ऐसी आशा है आपके कमेंट्स पढ़ के कि आप सबको ये पूरी जो मेरी श्रृंखला है इन एपिसोड्स की अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए आप मुझसे और क्या चाहते हैं सुनना। मैं उस पर और रिसर्च करूँगा, कोशिश करूँगा आपको भारत के इतिहास के अच्छे बुरे अगली जैसे भी पन्ने हैं वो एक एक पन्ना निकाल कर आप तक लाऊं, ताकि जब तक हमारी फिल्म आती है 2025 15 अगस्त को, तब तक आपको एक जनरल आइडिया तो लग जाए कि भारत में जो ये कम्युनल वायलेंस है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का युद्ध जो हमेशा चलता है, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, ये अर्बन नक्सल्स आखिर चाहते क्या है। दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आप जहां भी हैं स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।